प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे गॉस जॉर्डन मेथड के ऊपर। हम लोग सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन के न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं। न्यूमेरिकल मेथड से रिलेटेड बहुत सारे जो वीडियो हैं वो एक प्लेलिस्ट में हम लोगों ने सारे के सारे डाल रखे हैं सीक्वेंस से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के पर इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं तो वहां पर फ्री और पेड कोर्सेज में अलग अलग जगह पर ये चीज अवेलेबल है। ठीक, आप एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं और भी जो दूसरे कोर्सेज हैं उनका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक बच्चों न्यूमेरिकल मेथड्स में हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं और पिछली क्लास में हम लोगों ने गॉस एलिमिनेशन मेथड के ऊपर डिस्कशन किया था। उम्मीद करता हूं कि उस वीडियो लेक्चर को आपने देख लिया होगा और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए थे आपने उनकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी और मेथड को अच्छे से समझ लिया होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं विद्यार्थियों किसके ऊपर? गॉस जॉर्डन मेथड के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि यदि गॉस एलिमिनेशन मेथड आपको आती है तो गॉस जॉर्डन मेथड आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी और आप आसानी से गॉस जॉर्डन मेथड को समझ पाएंगे। चलिए आइए सबसे पहले हम लोग गॉस जॉर्डन मेथड का वर्किंग रूल समझते हैं कि भैया इसका वर्किंग रूल क्या है। ठीक है ना, वर्किंग रूल। सो वर्किंग रूल इज वेरी इजी। आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है वर्किंग रूल में। आप लोगों को करना क्या है बच्चों, सबसे पहले मान लीजिए कि आपको एक सिस्टम ax = b जो है ये मान लीजिए गिवन है। ठीक है ना, दैट्स योर स्टेप नंबर 1। ये मान लीजिए गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। ठीक, दूसरा आपको काम ये करना है कि जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, अब ये सारे के सारे टर्म आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम लोग लास्ट क्लास में ये सब डिस्कस कर चुके हैं। जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए AB, वो आप लोग फाइंड करेंगे। ठीक है ना, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आप लोग फाइंड करेंगे। नंबर 3, ट्रांसफॉर्म कोफिशिएंट मैट्रिक्स A in AB into normal form। आपको ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इसमें ये जो A है ये बेसिकली एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो वेरिएबल के साथ में जो मल्टीपल जो कोफिशिएंट्स हैं उनसे बना हुआ है। तो आपको ये करना है कि आपको रो और कॉलम ऑपरेशन लगाकर इस पूरे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पर कॉलम ऑपरेशन नहीं, गलत बोल दिया मैंने, केवल रो ऑपरेशंस का आपको यूज करना है। इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स यानी पूरे इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के ऊपर आपको रो ऑपरेशंस लगाने, लेकिन आपका उद्देश्य होगा इस मैट्रिक्स A को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना। नॉर्मल फॉर्म का मतलब होगा विद्यार्थियों कि आप इस मैट्रिक्स A में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्मुलेट करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना, आप एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या करेंगे? फॉर्मुलेट करेंगे। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि आप इस A को ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे ही क्या कहते हैं आप ऐसा कर लेते हैं तो इसके बाद में आप आसानी से जो है इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जब A जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो वापस जब आप इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की मदद से इक्वेशंस फाइंड करते हैं तो आपको डायरेक्ट XYZ दिख जाता है। कारण यह है कि ये जो मैट्रिक्स है अब इस रूप में बदल जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये यहां से Z, यहां से Y और यहां से X आपको डायरेक्ट दिखने लगेगा। सिंपल सी बात है। सो दैट्स द कंसेप्ट एंड वर्किंग रूल ऑफ गॉस जॉर्डन मेथड। ठीक है ना, ट्रांसफॉर्म AB augmented matrix into equations and write solution of given system AX = B। AX = B सिस्टम का आप क्या फाइंड करेंगे? सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। दैट्स ऑल। सो दैट्स द वर्किंग रूल बच्चों, जिसको यूज करके आप लोग गॉस जॉर्डन मेथड को
किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड करने में अप्लाई करेंगे। ये मेथड एक डायरेक्ट मेथड है जिसकी मदद से आप न्यूमेरिकली सिस्टम का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अब आइए एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि कैसे हम इजीली इस मेथड को करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से गॉस एलिमिनेशन को हमने मैट्रिक्स और सिंपली इक्वेशंस के ऊपर ऑपरेशन लगाकर भी समझा था अलग अलग तरीके से, वैसे ही आप इसको भी कर सकते हैं। मैं यहां पर आपको केवल जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है ए बी, उस पर रो ऑपरेशन लगा के कोफिशिएंट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स या नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा और उसकी मदद से सोल्यूशन फाइंड करूंगा। लेकिन आप चाहें तो इक्वेशंस को भी एक दूसरे में मल्टीप्लाई करके, ठीक है, माइनस करके, वेरिएबल्स को एलिमिनेट करके भी काम कर सकते हैं। दैट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे काम करना चाहते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए आइए हम लोग इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन लेके इस मेथड को और अच्छे से समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये आपके सामने एक इक्वेशन है विद्यार्थियों। इस इक्वेशन को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हैं x1, x2, x3। इसे हमें सॉल्व करना है बाय गॉस जॉर्डन मेथड। मैंने कहीं पर वैसे ये लिखा नहीं है, केवल मुंह ज़बानी आपको बोल दिया है। तो अगर कहीं पे पेपर में कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको आगे कैसे प्रोसीड करेंगे वो आप लोगों को यहाँ पर समझना है। हम लोग यहाँ पे अपनी सुविधा के लिए 3 वेरिएबल का एक क्वेश्चन ले रहे हैं। पेपर में आपको 4 वेरिएबल का भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन प्रोसीजर वही अडॉप्ट करना है जो हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। आपको समझना है चीजों को, प्रश्न या उसके उत्तर या सोल्यूशन को याद नहीं करना है, समझना है, समझने के ऊपर फोकस करना है। तो सबसे पहले जब आप इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे विद्यार्थियों, तो आपका काम होगा सबसे पहले क्या लिखना, the augmented matrix for given system of equations। तो हम क्या करेंगे, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे। तो भाई आप ध्यान दीजिएगा कि ये 3 इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन किसे मानना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि पहली जो रो है आप इस तरह से चुनिएगा कि उसका पहला जो एलिमेंट है, पहली रो का पहला कॉलम का एलिमेंट, उसका कोफिशिएंट 1 अगर रहे तो दैट्स वेरी नाइस। तो यहां पर 2 इक्वेशंस ऐसी हैं जिसमें x1 का जो मल्टीपल है या कोफिशिएंट है वो 1 है। तो हम इसे या इसे किसी को भी पहली रो मान सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हम पहली वाली रो को ही पहली रो में यहां पर लिखने वाले हैं। तो हम लिखेंगे 1 1 1 और 1, ठीक है ना। ये हमारे पास में हम लोगों ने लिख लिया। चेक भी करते जाते हैं कहीं गलती ना हो कहीं पे भी कुछ भी, क्योंकि एक गलती आपको परेशान कर देगी आगे। 3 1 -3 5 और 1 -2 -5 और ये 10। सो ये बन गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये आप चाहें तो बीच में डॉटेड लाइन खींच सकते हैं। बेसिकली ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है A और ये राइट हैंड साइड है इक्वेशंस की, जो कि एक कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में रहता है B, ठीक है ना। तो आपके पास में अल्टीमेटली ये AX = B आ गया है। आपको फाइंड करना है X की वैल्यू को, यानी कि अननोन्स को। तो ये आप लोगों ने कर दिया। अब आपका अगला काम है इस एलिमेंट को 1 बनाने का। अब क्योंकि ये ऑलरेडी 1 है तो आपको ये काम नहीं करना है। अगर ये 1 नहीं होता तो आप इसे 1 बनाते यूजिंग एनी रो ऑपरेशन, कोई भी रो ऑपरेशन का यूज करके, ठीक है। और अगर आप इसको 1 नहीं बनाना चाहते हैं तो भी आपका काम बन जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बस याद ये रखना है कि इस एलिमेंट की मदद से आपको इस एलिमेंट और इस एलिमेंट को आप क्या करना है, 0 बनाना है। आई रिपीट, इस एलिमेंट की मदद से इस एलिमेंट और इस एलिमेंट को 0 बनाना है, ठीक है। तो जिस एलिमेंट की मदद से हम लोग नीचे के एलिमेंट्स या ऊपर के एलिमेंट्स, उस एलिमेंट के ऊपर के एलिमेंट्स को 0 बनाते हैं, उसी एलिमेंट को हम लोग पाइवोट एलिमेंट्स ऑफ द रो और कॉलम कहते हैं। क्लियर है? तो ये पाइवोट एलिमेंट जो वर्ड है ये आपको कई जगह पे सुनने को मिलेगा।
और गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन मेथड जो है वो बेसिकली पाइवोट एलिमेंट मेथड्स के नाम से भी जानी जाती हैं, क्योंकि दोनों में हम लोग इस चीज का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आइए तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर इन दोनों को जीरो बनाने के लिए हमें दो रो ऑपरेशन लगाने होंगे, R2 माइनस 3R1 और दूसरा R3 माइनस R1। जब ये दो ऑपरेशंस हम लोग अप्लाई कर देते हैं बच्चों, तो हमारे पास में जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो कुछ इस रूप में आएगा। दिस इज, पहले वाले रो में तो कोई चेंजेस नहीं, उसको एज इट इज लिख दीजिए। 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 6 हो जाएगा, 5 माइनस 3 ये 2 हो जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास में सेकेंड रो कुछ इस तरह से आएगा। कहीं गलती हो तो क्रॉस चेक कर लेना और सही कर देना कमेंट बॉक्स में लिखकर। 1 माइनस 1 0, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6, माइनस 10 10 माइनस 1 ये 9। ये आपके पास में आ गया विद्यार्थियों कितना, ये आपके पास में आ गया है थर्ड रो। क्लियर है? अब नाउ अगर आप ध्यान से देखें तो अब आपका अगला काम है इस पोजीशन को 1 बनाना, इस वाली पोजीशन को। तो इस पोजीशन को 1 बनाने के दो तरीके हैं। पहला, इस पूरी की पूरी रो में आप -2 से डिवाइड कर दीजिए, पहला। दूसरा तरीका है कि इस और इस रो, सेकंड और थर्ड रो, फर्स्ट का यूज नहीं करना है, ठीक है। सेकंड और थर्ड रो के इस्तेमाल से आप इस पोजीशन को 1 बना लीजिए। तो दोनों ऑपरेशंस आपके लिए जो भी सुविधाजनक हो आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो दोनों सेकंड और थर्ड रो को आपस में माइनस प्लस करके, या फिर सेकंड रो में पूरी की पूरी रो में 2 का डिवाइड करके, -2 का डिवाइड करके, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप विद्यार्थियों ध्यान दें कि अगर हम यहाँ पे -2 का डिवाइड कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी जो रो है वो -2 से डिवाइड हो सकती है। अगर नहीं होती, जैसे मान लो यहाँ 1 होता, यहाँ पे 3 होता, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। हालांकि दिक्कत नहीं जाती, आप कर सकते हैं वो भी, ठीक है। लेकिन अगर दिक्कत होती तो हम रो ऑपरेशन की मदद से भी इसको 1 बना सकते थे, लेकिन अभी तो लॉलीपॉप दिख रहा है तो वही करते हैं। चलिए आइए, लेट्स स्टार्ट। इसके लिए आप एक ऑपरेशन लगाएंगे, R2 डिवाइड बाय -2। जब R2 को -2 से डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB इज इक्वल्स टू 1 1 1 एंड 1, ठीक है ना। 0 1 3 1 -1 है ना, क्योंकि ये +2 था तो ये बन जाएगा आपका कितना, ये बन जाएगा आपका -1, क्योंकि -2 से डिवाइड करा है। ये हो जाएगा 0 -3 -6 और 9, ठीक है। अब विद्यार्थियों जब आप इस स्थिति में आ जाएंगे तो आपका अगला काम होगा इस एलिमेंट की मदद से इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को 0 बनाना। आई रिपीट, इस एलिमेंट की मदद से इस एलिमेंट और इस एलिमेंट को 0 बनाना। ध्यान दीजिएगा कि आप इस एलिमेंट को 0 तभी बनाइएगा जब ये और ये एलिमेंट 0 हो चुके हों पहले ही, अदरवाइज काम मत करिएगा, पहली रो के साथ छेड़छाड़ मत करिएगा, ठीक है। तो आपका अगला काम है इस एलिमेंट की मदद से इसे और इसे 0 बनाना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, रो 1 माइनस रो 2, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, इस एलिमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 0 है। दूसरा है ऑपरेशन रो 3 माइनस, नॉट माइनस, ये माइनस है ऑलरेडी, तो +3R2, ठीक है। तो आपको ये दो ऑपरेशंस अप्लाई कर देने हैं। जब आप ये दो ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे विद्यार्थियों तो आपको क्या मिलेगा विद्यार्थियों, आपको मिलेगा व्हाट, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB
इज इक्वल्स टू, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर रहे हैं तो 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0 एंड 1 माइनस 3 माइनस 2 एंड 1 प्लस 1 प्लस का 2 माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसमें से ये माइनस कर रहे हैं, पहली सेकंड रो को एज इट इज लिख दीजिए 0 1 3 माइनस 1 और ये माइनस करेंगे तो 0 0 3 माइनस 3 0। अब यहां पर क्या आएगा विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा कि हम ऐड कर रहे हैं, है ना, तो जब यहां पे हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 9 में माइनस 6 को ऐड करेंगे तो कुल मिलाकर हमारे पास में आएगा प्लस का 3। यहां पर भी 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, तो जब 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो 9 माइनस 3 हो जाएगा आपके पास में 6। तो कुल मिलाकर आपके पास में ये स्थिति बनने वाली है कि यू विल गेट दिस पोजीशन ऑफ द मैट्रिक्स। नाउ इस पोजीशन को 1 बनाना है, तो इस पोजीशन को 1 बनाने के लिए क्या करोगे, एक ही तरीका है, डिवाइड होल रो बाय 3। तो इस पूरी की पूरी रो को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में आएगा रो 3 डिवाइड बाय 3। तो जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है बच्चों ए बी, वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 1 0 माइनस 2 2 0 1 3 माइनस 1 0 0 1 2। ठीक, अब इसके आगे क्या आएगा बच्चों, अब इसके आगे बहुत ही आसान सा काम रह गया बस। अब इसके आगे आपको एक बार और रो ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं और इस 1 की मदद से इसे और इसे 0 कर देना है बच्चों। ठीक है, तो इसे और इसे 0 करना है विद द हेल्प ऑफ रो नंबर 3। तो कैसे करोगे, बहुत आसान है, ये 1 है ना, 1 बन जाता है तो बड़ा काम आसान हो जाता है। आपको ये ऑपरेशन लगा देना है R2 माइनस 3R3, R3 में 3 का मल्टीप्लाई करके R2 में से माइनस करो, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट 0 हैं तो इस एलिमेंट के ऊपर और इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, केवल इसके ऊपर पड़ने वाला है। और उसी तरह से R1 के लिए क्या ऑपरेशन लगाओगे, R1 प्लस 2R3, R3 में 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो ये 0 बन जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइन है। आपके पास में जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आएगा बच्चों, वो कुछ ऐसा आ जाएगा 1 0। ओके, ये ऐड कर दिया आपने तो ये 0, आपने 2 का मल्टीप्लाई किया था तो ये 2 दूना 4 और 4 में फिर 2 जुड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास में हो जाएगा 6, फिर ये हो जाएगा 0 1। आप यहां पर 0 बना दीजिए डायरेक्ट, क्योंकि आपने यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दिया है। किसको माइनस करा है, R2 में से R3, तो 3 माइनस 3 0, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हुआ है तो ये 6 हो गया है, माइनस 1 में से 6 जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 7। यहां पर 0 0 1 और ये 2, रो नंबर 3 में कोई चेंजेस नहीं, तो ये आपके पास में आ गया बच्चों क्या, लुक एट दिस, ये आपके पास में जो मैट्रिक्स आया है, जो मैट्रिक्स का फॉर्म आया है, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। और ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स था बच्चों, लुक एट दिस कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है। तो जब आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो ये पूरा का पूरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो नॉर्मल फॉर्म में कहा जाता है। किस में कहा जाता है, नॉर्मल फॉर्म में कहा जाता है। तो आपके पास में पूरे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म आ गया है और अब आप आसानी से सॉल्यूशन लिख सकते हो। जैसे अगर देखें तो ये x1 का कोफिशिएंट था तो x1 की वैल्यू 6, ये x2 का कोफिशिएंट था तो -7 है, ये x3 का कोफिशिएंट था तो आपके पास में x3 की वैल्यू 2 आ गई है। हेंस आप डायरेक्ट यहां पे अब लिख सकते हैं क्या, सॉल्यूशन। हेंस ट्रांसफॉर्मिंग above into equations we get, जब हम इस मैट्रिक्स को इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा व्हाट, हमें मिलेगा x1 इज इक्वल्स टू x2 और x3 के कोएफिशिएंट 0 0 है, नहीं लिखा उनको, 6, x2 इज इक्वल्स टू -7 और x3 इज इक्वल्स टू 2। ये आपके पास में वैल्यू आई है। अब आप चाहो तो इसे क्रॉस चेक कर सकते हो, तो आप
किसी भी एक इक्वेशन में x1 x2 x3 की वैल्यू को रख दीजिए तो आपके पास क्रॉस चेक हो जाएगा। जैसे पहली इक्वेशन में रखोगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 1 था, तीनों को ऐड करोगे तो +1 आपका आंसर आएगा, सही है। यानी आपके पास जो सोल्यूशन आया है इट इज द करेक्ट सोल्यूशन, एग्जैक्टली। तो इस तरह से विद्यार्थियों हम लोग गॉस जॉर्डन मेथड की मदद से किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तरीका उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। बिना प्रैक्टिस के ये चीजें याद नहीं रहेंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब तक समझ में नहीं आती है। कारण यह है कि आप कितना भी थ्योरी समझ लीजिए क्रिकेट की, लेकिन आपका असली टेस्ट जो है वो पिच पे जब बॉलें आएंगी तभी होगा। आपको पता है कि शॉर्ट बॉल आती है तो कैसे शॉट करना है, आपके पास में अगर क्या कहते हैं ओवर पिच बॉल आती है तो कैसे करना है, लेग में बॉल आती है तो कैसे करना है, आपके पास ऑफ में बॉल आती है तो पॉइंट पे कैसे खेलना है। आपको हर बॉल के लिए शॉट बताए जाते हैं, लेकिन जब आप पिच पे होते हो, बैट आपके हाथ में होता है, सामने के कितने 140 किलोमीटर या 120 किलोमीटर की रफ्तार से बॉल आती है, देन यू विल डिसाइड कैसे काम करना है। तो सेम चीज है, आपने सारी चीजें समझ ली, बहुत सारी चीजें हो सकता है दिमाग में स्लिप हो गई होंगी, लेकिन प्रैक्टिस करने से ही आप उसको सही सही यूज कर पाओगे। सो प्लीज डू प्रैक्टिस। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, आप इसको ट्राई करिएगा और फाइंड आउट द वैल्यू बाय गॉस जॉर्डन मेथड। क्वेश्चन है गॉस जॉर्डन से x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल्स टू 14 और 2x1 प्लस 5x2 प्लस 2x3 is equals to 18, 3x1 plus x2 plus 5x3 is equals to 20। बहुत सिंपल सा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, इसका जो आंसर है वो भी मैं आपको बता देता हूं। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1 2 3, x1 1, x2 2, x3 3, ये इसका आंसर है। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस तरह से बच्चों मेरी ओर से गॉस जॉर्डन मेथड जो है वो भी आपके लिए यहां पर कंप्लीट हुई। अब आपका काम है केवल प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपके सामने क्राउड्स मेथड या फिर एलयू डीकंपोजिशन मेथड जो है उसे लेकर आएंगे और उस मेथड के ऊपर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही करेंगे। तब तक प्रैक्टिस करिए, खूब सारी मेहनत करिए। आपके लिए एक छोटा सा डिस्कशन सेशन आज की इस क्लास के बाद है, जो आपकी इच्छा हो तो सुन लीजिए आप। हम लोग एक छोटा सा इशू जो आजकल करंट में बहुत सुनने को मिल रहा है और हो सकता है कि ये आपके कानों तक भी पहुंचा हो, और अगर नहीं पहुंचा है तो हो सकता है कभी ना कभी पहुंचाए। और अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो भी इस टॉपिक के विषय में आपको सुनने को जरूर मिलेगा। चलिए आइए उसके ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको केवल अपना एक पॉइंट या अपना व्यू दूंगा उस टॉपिक के ऊपर। केवल 4 या 5 मिनट लूंगा आपके पे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है बच्चों, जिसको कि हम लोग आर्य इन्वेजन थ्योरी के नाम से जानते हैं। और आप लोगों ने कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि आर्य तो बाहर से आए थे, है ना। हम लोग ऐसा मानते हैं, हम भारतीय इतिहास में जब पढ़ते हैं कि आर्य यहाँ के सबसे पुराने निवासी रहे हैं और आर्यों ने ही संस्कृत भाषा, वेद, उपनिषद ये सारी चीजों की रचना की है। ठीक है, तो यहां पर एक थ्योरी और साथ में पैरेलल चलती है कि भाई आर्य बाहर से आए थे, वो इस देश के मूल निवासी नहीं थे। तो एक वर्ड, 2 वर्ड हम लोगों ने सुने अभी तक, एक है आर्य और दूसरा है मूल निवासी। ठीक है ना। आप लोगों ने ये जो वर्ड्स हैं या फिर इस तरह की जो डिस्कशन है वो कई जगहों पर सुनी होगी। ठीक है, इट मींस दैट कि कई बार क्या कहते हैं, हमारी संसद तक में ये कहा गया है कि भाई आर्य तो बाहर से आए हैं, हम लोग यहाँ के मूल निवासी। आर्य का मतलब केवल 2 जो जातियां हैं या 2 जो वर्ण हैं केवल उनसे लगाया जाता है। पहला ब्राह्मण, यानी कि जो भी
अपने आप को ब्राह्मण या पंडित कहते हैं, और दूसरा है क्षत्रिय। ठीक, कई बार इसमें वैश्य को भी शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, और मूल निवासी किसको कहा जाता है? शूद्रों को। जो हमारा वैदिक कल्चर है उसमें 4 वर्ण हैं, उसमें से 3 वर्ण को ये कहते हैं आर्य, और कहते हैं कि ये बाहर से आए थे, और चौथा जो वर्ण था शूद्र, ठीक है ना, जिसको ये कहते हैं कि ये मूल निवासी। और शूद्र में वर्तमान के ओबीसी और एससी और एसटी को ये कहते हैं। कौन? जो भी इस बात को मानते हैं कि आर्य बाहर से आए थे, वो इस चीज को कहते हैं कि ये है, ये 3 बाहर से आए थे और ये यहीं पे थे। ठीक है, देखो बच्चों, ये सारा का सारा जो थ्योरी है इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, कोई पुरातात्विक आधार नहीं है, केवल आपकी और हमारी इतिहास की किताबों में ये अंग्रेजों ने लिख दिया था। सिंपल सी बात है। अब वो किसके कहने पे लिखा था, क्यों लिखा था, क्या इसके पीछे सोच थी, मैं उसके ऊपर नहीं आऊंगा, लेकिन इसके ऊपर अपना एक तर्क रखूंगा। अच्छा लगे तो आप भी सोच सकते हैं, नहीं लगे तो छोड़ दीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पढ़ाई करते रहिएगा, विश्लेषण करते रहिएगा, ये बहुत जरूरी है। ठीक है ना, अदरवाइज प्रोग्रेस रुक जाती है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ये कहता है कि भाई आर्य जो है वो यूरोप से आए थे भारत में, ठीक है, आर्य बाहर से आए थे, कहां पर? यूरोप से भारत में, या फिर मध्य एशिया से भारत में आए थे, ऐसा बोलते हैं। अब मुझे ये बताओ कि हमारा, जैसे मेरा परिवार भोपाल में रहता है, और अगर मैं कल को नौकरी के लिए तमिलनाडु चला जाता हूँ, ठीक है, तो डेफिनेटली जो मेरा कल्चर है, जो मेरी वैल्यूज हैं, जिस तरह का पहनावा, जिस तरह का खान पान है, मैं सामान्यतः वही करता रहूंगा, है ना। जिस तरह का स्क्रिप्चर या फिर जिस तरह से मंदिर में आना जाना है वो मैं करता रहूंगा। ठीक है, तो क्या ऐसा करने से, या मेरे तमिलनाडु चले जाने से या केरल चले जाने से मेरा जो परिवार यहां पर है, मेरे जो भाई बहन यहां पर हैं, वो मेरे सारे सांस्कृतिक कार्य छोड़ देंगे क्या? तो आप कहेंगे नहीं सर, वो तो करते रहेंगे, और ऐसा तो होता रहता है सामान्यतः। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि अगर कोई ये कहता है कि यूरोप से आर्य भारत में आए, तो अब यूरोप में क्या संस्कृत के आपको प्रमाण मिलते हैं? क्या मंदिरों के आपको प्रमाण मिलते हैं? क्या मूर्ति पूजा के आपको प्रमाण मिलते हैं? क्या आपको वहां पे जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, सांस्कृतिक जो मूल्य हैं वो मिलते हैं? सांस्कृतिक मूल्य का मतलब है कि वो शाकाहारी थे, चावल खाते थे, ठीक है, इसके अलावा पेड़ों की पूजा करते थे, इसके अलावा अपने माता पिता को ही भगवान के तुल्य मानते थे, और भी कई सारी हमारी चीजें हैं, व्रत हैं, बहुत सारे उपवास हैं, इसके अलावा ग्रह हो, फलाना ढिमका, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ है हमारे वेदों में और पुराणों में। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये वाली चीजें आज भी यूरोप में हैं क्या, या मध्य एशिया में है क्या? तो आप कहेंगे कि नहीं सर, यूरोप में कहाँ है ये सारी चीजें, ये तो केवल भारत में मिलती हैं, इसके अलावा कहीं पे दिखती नहीं है ना। तो अगर ये चीज कहीं और आपको नहीं दिखती है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि जयपाल विश्वकर्मा यूरोप से चल के तमिलनाडु में आया था? क्योंकि जब भी कोई सभ्यता के लोग, ध्यान दीजिए, पूरी की पूरी सभ्यता अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ में स्थापित या विस्थापित नहीं होती है ना। और ऐसा तभी संभव है जब वहां का पूरा उनका जो आवास है वो नष्ट हो जाए, या फिर आक्रमण हुए हों उनके ऊपर और वो उनको वहां से खत्म कर दिया गया हो। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था यूरोप में, और ना ही कोई बड़ी महामारी या फिर कोई एक चीज, कोई क्या कहते हैं, जैसे कहें कि कोई प्राकृतिक आपदा आई थी। अगर आती भी है तो किसी क्षेत्र विशेष में आते हैं, पूरे की पूरे यूरोप में थोड़ा ना आएगी वो चीज, है ना। भोपाल में आ गई है तो लखनऊ में या गुजरात में उसका इफेक्ट थोड़ा ना पड़ेगा। ठीक, इट मीन्स दैट कि हमें यूरोप में इस तरह के प्रमाण मिलने चाहिए थे, जो आज भारत की सांस्कृतिक विरासतें हैं, या फिर हमारे कल्चर या हमारे दैनिक रहन सहन का हिस्सा है, लेकिन ऐसा कहीं पर भी नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, या फिर हमारे ये लोग जो थे जिन्हें आप आर्य कहते हैं, हम आर्य कहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये सब बाहर से आए थे? इट मीन्स कंप्लीटली रॉन्ग है।
कोई बेसिक या कंसेप्चुअल नॉलेज ही नहीं है इसके पीछे, कोई तर्क ही नहीं बैठता है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से या मेरी जो नॉलेज है, जो मेरी तर्क शक्ति है, उसके अकॉर्डिंग तो ये सही नहीं बैठता है ना। और बाकी आपकी अगर इन विषयों में रुचि हो, आप जिस भी चीज के विद्यार्थी हो, तो आजकल क्या कहते हैं, पुरातत्व और तकनीकी के सहयोग से बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेस हैं, बहुत अच्छी लाइन्स हैं, और आने वाले समय में इसके ऊपर बहुत काम भी होगा। आने वाले समय में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस पुरातत्ववेत्ताओं को हायर करेंगी और उनको इनकरेज करेंगी कि आप वास्तव में खोज करिए और बताइए कि हम कौन हैं, ठीक है। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि एक छोटा सा जो मेरा व्यू है वो आपको इस चीज को समझने में मदद करेगा कि आर्य वास्तव में कहीं और के नहीं हैं, इसी देश के, इसी भारत भूमि पर हजारों लाखों सालों से रहने वाले लोग हैं, और आप और हम भी उन्हीं में से ही हैं। बस हो ये गया है कि पिछले 1000 सालों में इस देश में जो भी सांस्कृतिक, है ना, सभ्यता स्तर के, या फिर जिसे कहें कि सामाजिक स्तर पे जो भी बदलाव हुए, और जिनको आज हम देख रहे हैं इस वैज्ञानिक युग में, या महसूस कर रहे हैं इस वैज्ञानिक युग में, हम उसके आधार पर पूर्व की पूरी व्यवस्था या सांस्कृतिक जो भी धरोहरें थी, या फिर जो भी उस समय का रहन सहन था, या जो भी उस तरह की चीजें थी, उसको गलत नहीं ठहरा सकते या उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। हमें अभी और खोजने की जरूरत है, हमें अभी और के कितने रिसर्च करने की जरूरत है, क्योंकि भारत के लोगों ने भारतीयों के लिए तो अभी तक कोई रिसर्च करा ही नहीं है। अभी तक तो हमने वही पढ़ा है जो हमें विदेशियों ने बताया है। तो अब हमें अपनी सभ्यता, अपने लोगों, अपने पूर्वजों, अपने इतिहास के बारे में और डीप में जाकर स्टडी करना चाहिए, तो निश्चित ही कुछ मिलेगा। और ध्यान दीजिए, अगर सभ्यताएं बहुत पुरानी हो तो उनका जो इतिहास है, उनके जो अवशेष हैं धरती में, उतने ही गहरे होते हैं। तो 2-4 मीटर की खुदाई से कुछ नहीं मिलेगा, हो सकता है कई सौ मीटर खुदाई करनी पड़े। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, सोचते रहिएगा, नेगेटिव बिल्कुल मत होइएगा, और ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े चुकाइएगा, लेकिन इस देश को बनाए रखने के लिए हमेशा सोचते रहिएगा, प्रयास करते रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।